प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे। ऐसे सवाल जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में लगातार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आज के क्लास में हम सीखेंगे अप्रमेय संख्या सिद्ध करना। तो शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर होता क्या है? अगर सीधे सी बात करें, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ जितना बड़ा नाम आप देख रहे हैं टूट मूट का ब्लंडर खड़ा किया हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये बस एक भाग देने की विधि है, और वो विधि जिसको आप कंटिन्यू एक स्टेप वाइज लिख देते हैं। चले, जैसे कि अगर मान के चलो कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक संख्या 12 है। अब अगर इस 12 में आप अगर सपोज दैट 2 से ही भाग देते हो, 2 से भाग देने पर 6 बार में कितना आएगा? 12। रिमाइंडर जो हो गया इसका 0 हो गया। कुछ और भी ट्राई करते हैं। सपोज दैट 25 है, और इसमें अगर हम भाग देते हैं कितना से? 4 से दे लेते हैं। 4 से 6 बार में लगेगा 24, और रिमाइंडर आ गया 1। अब जो आप भाग दिए हैं इसमें अगर देखोगे तो ये जो बीच वाली है इसको कहा जाता है भाजक। सॉरी, इसको हम कहेंगे भाज्य। और जिससे हमने भाग दिया है उसको क्या कहेंगे? तो भाजक। भाजक। और जो प्राप्त हुआ इसको क्या कहेंगे? भागफल। भागफल। और नीचे जो बचा इसको हम लोग कहेंगे शेषफल या शेष। तो अगर आप देखो कि 25 हो या 12 हो, 12 को ही अगर हम लिखेंगे तो क्या हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 6 और प्लस कितना? 0, यानी कि 6 दूनी 12 और प्लस 0 कितना हो गया? 12। अगर 25 को ही आप लिखते हो, 25 को क्या लिखोगे कि 4 गुना 6 और प्लस 1, यानी 24 प्लस 1 25। अब अगर आप देखें तो ये 12 क्या था? कहोगे गुरुजी ये 12 जो है ना ये भाज्य है, तो हम इसके जगह पर लिख लेते हैं भाज्य। 2 क्या है? तो कहोगे भाजक है, तो हम इसके जगह लिखते हैं भाजक। और 6 क्या है? भागफल, तो यहाँ लिख लेते हैं भागफल। और प्लस 0 क्या है? तो शेष, तो यहाँ लिखते हैं शेष। और ये जो फॉर्मेट आया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बताता है। अब इसी स्टेप को जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि भाज्य जो है इसको a मान लेंगे, ये जो हो गया इसको हम भाजक को b मानेंगे, और भागफल को q मान लेते हैं, और जो रिमाइंडर होगा उसको r मान लेंगे। तो अगर अब आप मान रखोगे तो भाज्य के जगह पर a बराबर भाजक कितना है? b, और भागफल कितना है? तो आप कहोगे भागफल जो है q, और प्लस में शेष कितना हो गया? r। तो फॉर्मूला यहां से जो बन के आया a बराबर बी क्यू और प्लस आर। अब आगे एक चीज और देखना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो हुआ, लेकिन एक चीज देखना है कि आर का मान क्या होगा। आप कहोगे कि आर का मान तो 0 दिख रहा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे कि जहां पर आर जो होगा, आर चले तो आर जो होगा, आर हो जाएगा 0 से बड़ा या उसके बराबर, क्योंकि 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है। और दूसरी बात,
हम इसमें जिससे भाग दे रहे थे यानी कि भाजक, जो कि क्या है बी, बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो लेस देन बी। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां एफ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से होना चाहिए छोटा, इसी को क्या कहा गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखें बुक में जो परिभाषा दिया रहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा या बराबर आर और बी से क्या होना चाहिए छोटा, तो वही चीज था। अब आपको ये देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है उसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने के लिए किया जाता है। तो यहां से ये समझ में आ गया आपको कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आइए इस पर करते हैं हम एक सवाल। क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 और 594 का एचसीएफ याद करना है। ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। आसान सा सवाल होगा। हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में संख्या बड़ा कौन है, तो बड़ा संख्या जो होगा उसमें छोटे वाले संख्या से भाग देना है। जैसे यहां से शुरू करेंगे, इसमें बड़ा संख्या 594, यहाँ लिखेंगे 594, छोटी संख्या है 252, तो 252 भाग दो। इसमें देखेंगे कि 252 से इसमें भाग लगाएंगे तो 252 से 2 बार में 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हाथ बाकी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, माइनस कर लेंगे 0 9। अब जो भागफल आया इस भागफल में यानी कि जो रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया, इससे अब देंगे भाजक में दोबारा से भाग, यानी कि अब आप लिखोगे यहां से देखें, अब यहां से लिखेंगे स्टेप 2 में हम इस 90 से भाग देंगे 252 में। अब इसमें भाग दो तो 90 से लग जाएगा 2 बार में 180, माइनस कर लेंगे 2, 15 में से 7 8 गया 7 और ये हो गया 0। अब एक बार फिर से जो रिमाइंडर है उस 90 में फिर से इसको भाग देना, यानी क्या लिखोगे, तो इस बार हम यहाँ पर लिखेंगे कि 72 और भाग देंगे 90 में। अब लिखें 72 से एक बार में 72, माइनस करेंगे 8 और 1 18 आ गया। अब फिर से जब तक ये 0 नहीं होता है तब तक इसमें भाग देते रहेंगे। एक बार फिर से इसमें भाग देंगे 18 से, कितना में, इस बार होगा 72 में, 18 से 4 बार में हो जाएगा 72, रिमाइंडर आ गया 0। तो इस स्टेप को तब तक आपको करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब हमें क्या करना है, तो ये जो आप प्रक्रिया किए हैं इसी चीज को स्टेप वाइज लिख दो। तो यहाँ पर लिखोगे हल, और जिसमें स्टेप फर्स्ट हमने क्या किया कि 594 के लिए 252 को गुना किए हैं 2 के साथ और फिर शेषफल आ गया 90। ये हो गया इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ, तो 252 के साथ स्टेप नंबर 2 लिखेंगे 252 बराबर 90 गुना 2 और प्लस 72। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 देखेंगे। स्टेप 3 क्या है, तो आगे हम लिखेंगे कि ये 90 जो था 90 के लिए हमने क्या किया है, तो 90 को 72 और 1 से गुना हुआ, 72 गुना 1 और प्लस 18।
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 72 को लिखेंगे। तो 72 में क्या हुआ है, तो आप कहोगे 72 जो था उसको 18 और 4 का गुना हुआ, 18 गुना 4 और प्लस कितना 0। जब 0 आ जाता है तो वहीं पर आपको रुक जाना है। अब देखें कि लास्ट में जहां पर 0 आया, 0 से पहले जो भागफल था जिससे हमने भाग दिया, भागफल नहीं जिससे हमने भाग दिया, वही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। यहाँ पर जो 18 दिख रहा है इस दोनों का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एचसीएफ जो है 252 और कितना 594 का वो कितना है, तो कहोगे गुरुजी 18 आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल रहता है और प्रत्येक साल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 सवाल देखने को मिल जाता है। अब एक सवाल से आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो एक और सवाल हम यहाँ पे करते हैं। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 135 और 225 का एचसीएफ याद करना है। तो फिर से वही प्रोसेस हम देखेंगे कि दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उससे छोटी संख्या से भाग देना, यानी कि 225 यहाँ लिखेंगे 225 और इसमें भाग देना है 135 से, 135 भाग देते हैं 135 से एक बार में, 135 माइनस करें 0, 12 में से 3 घटाओगे 9, 90, 90 से फिर भाग देंगे 135 में, कितना बार में हो गए, एक बार में लगेगा। तो 90 यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 90, माइनस करेंगे 45, अब इस फिर 45 को भाग देंगे, 45 से भाग देंगे किसमें 90 में, कितना बार में लगेगा, तो 45 दूनी 90 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। बस जहां पर रिमाइंडर 0 हुआ आपको क्या करना है कि वहीं पर रुक जाना है, स्टॉप कर जाना है। और जो लास्ट वाला जो वैल्यू आया जिससे आप इसमें भाग दिए हैं वही इसका क्या होगा, तो वही जो है इसका शेषफल होगा, सॉरी वही उसका एचसीएफ होगा। बाकी बात इसको करना क्या है कि आप स्टेप वाइज लिख देना है कि आपने जो जो किया है। यहां से आप लिखो हल क्या किए फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि 235 बराबर 225 बराबर 135 गुना 1 और प्लस 90। स्टेप नंबर 2 आपने क्या किया है 135 के साथ, 135 बराबर 90 और गुना 1 और प्लस 45। तीसरा स्टेप लिखेंगे कि हमने किया है 90 बराबर 45 गुना 2 और प्लस 0 और लास्ट में जो ये 45 आया यही इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एचसीएफ कितना का 135 और 225 का कितना आ गया आपको गुरुजी, ये जो है आ गया 45। तो ये इसका आंसर हो। एक और सवाल इस पर हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 570 और 1472 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो आपको 1472 है सर, दोनों में बड़ी संख्या है 1472। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1472 को। तो पहले रखेंगे 1472, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार 1472 को। चल तो अब लिखेंगे यहाँ 1472
1472 1472 और इस 1472 में हमें भाग देना है 570 से। इधर लिखेंगे 570, भाग देते हैं। 1472 दो बार में लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस करो 2, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 3, 4 में से 1 घटाओगे 3, ये आ गया 0। फिर क्या करना है 332 जो आया फिर उठा के रख दो 570 को इसके सामने, 570 रखेंगे। 332 से एक बार में 332 माइनस कर लेते हैं, 0 से 8 आएगा, 6 में से 3 गया 3 और यहाँ से 2। फिर क्या करना है कि 232 से भाग दो 332 में, 238 से 332 में, कितना बार में एक बार में लगाएंगे 238, माइनस करेंगे 12, 12 में 60 गया 4, यहाँ पर फिर से 12, 12 में से 3 गया 9 और यह आ गया 0। अब 94 को फिर से यहाँ पर दो 238 में भाग, तो 94 से कितना बार में, तो 9 से 2 बार में 94, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 और माइनस करें 0, 13, 13 में 60 गया 5 और ये आ गया 0। फिर क्या करोगे 50 से भाग अब फिर किस में देना है 94 में, तो 94 में भाग देंगे। 50 से एक बार में माइनस करोगे 4 और 9 में से 5 गया 4, 44। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 44 को भाग देंगे किसमें 50 में, तो 44 से एक बार में और माइनस होके कितना आ गया, तो आपको 6 आ गया। अब 6 को फिर से 44 में भाग दो 6 से, तो 6 सते 42, 2 और फिर इस 2 से भाग देंगे 6 में, यानी 2 तिया 6। तो जब आ गया 0, जो ही 0 आएगा वहां पे आपको रुक जाना है और लास्ट जो भाजक होगा जिससे आपने भाग दिया है वही उसका क्या हो गया एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इस संख्या का एचसीएफ कितना आ गया 2। अब आपको करना क्या है कि इसको स्टेप वाइज लिख देना। स्टेप आपने क्या किया है इसको लिखो, 1472 यहाँ पर हम लिखेंगे 570 गुना 2 और प्लस 332। दूसरा स्टेप 570 बराबर क्या हुआ 332 गुना 1 और प्लस 238। फिर आगे लिखोगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 332 को, 332 बराबर हो जाएगा 238 और गुना 1 और प्लस 94। नेक्स्ट 4 नंबर स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि हमने 238 में भाग दिए, 238 बराबर 94 गुना 2 और प्लस 50। अगला स्टेप फिर लिखेंगे 5 नंबर कि 94 बराबर किससे भाग पड़ा है 50 से, तो 50 गुना 1 और प्लस 44। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 50 बराबर लिखोगे कि 50 में हमने क्या किया 44 गुना 1 और प्लस 1 हो जाएगा। और फिर 7वां स्टेप हमने क्या किया है कि 44 के साथ 44 बराबर है 6 गुना 7 और प्लस 2। और लास्ट जो था 8वां स्टेप उसमें हमने किया है 6 को, तो 6 बराबर 2 गुना 3
और प्लस 0 और लास्ट में जो आया 2, यही इसका क्या था, एचसीएफ है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एचसीएफ बराबर कितना, 2 हो गया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये बड़ा आ जाए थोड़ा और, तो उससे आपको घबराना नहीं है, भाग देते रहना है और जब 0 आ जाएगा लास्ट में जो भी भाजक होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हाँ आप इसको समझ गए तो ये जो अगला सवाल है ये आप घर पर बैठकर करेंगे, यानी कि आपको इसका प्रयोग करके 504 और 1188 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ये सवाल जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद ही करेंगे। चलो अगली सवाल एक और रहेगा, ये भी आपके होमवर्क के लिए है, जिसमें 867 और 225 है। तो 867 और 225 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये भी सवाल अब आप घर पे करेंगे खुद से ही। नेक्स्ट अब आ जाते हैं अगला सवाल। आज का ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखोगे, अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हर दूसरे साल ये सवाल आपको रिपीटेड दिखेगा, मतलब रहेगा ही रहेगा। अब तो अब देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें बताना है। तो हम करेंगे क्या कि रूट 2 को अपरिमेय नहीं मान के हम ऐसा कर लेते हैं कि उसको परिमेय मान लेंगे। अब इस कथन को हम प्रूव कर देंगे कि क्या, उसको साबित करके दिखाना है कि क्या वो परिमेय है। अगर परिमेय नहीं होगा लास्ट में हम कह देंगे कि क्या है, अपरिमेय संख्या। तो शुरू करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो देखो हम ऐसा लिखते हैं कि माना 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 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 को क्या हम p बटा q लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि रूट 2 जो है, रूट 2 बराबर हो जाएगा p बटा q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि p व q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो देखो कि दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसको हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। तो यहां से अब लिखोगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, तो रूट 2 q बराबर p। अब q का मान अगर निकालते हैं यहां से तो p बटा में रूट 2, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से बनेगा ये क्यू स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, हो गए पी स्क्वायर बटा में 2 हो गया। मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट है। थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं।
देखें, अब क्यू स्क्वायर बराबर जो है पी स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है। आपने कहा है कि चूंकि ये जो पी स्क्वायर और क्यू है, यानी कि पी और क्यू है, वो क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि क्यू एक पूर्णांक है। अगर क्यू एक पूर्णांक है तो आप कह सकते हो कि इसलिए क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर Q एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। क्यों होगा? अगर हम यहां से 2 मान लेते हैं कि 2 एक पूर्णांक है, तो क्या 2 का स्क्वायर 4, ये भी तो एक पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो बिल्कुल Q स्क्वायर भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब Q स्क्वायर पूर्णांक, देखो यहां पर है कि Q स्क्वायर पूर्णांक है, तो Q स्क्वायर पूर्णांक कब होगा? जब ये पी स्क्वायर 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा इसमें, तभी तो जाके ये पूर्णांक बनेगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि इसलिए पी स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। अब अगर क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो फिर वही बात, तो पी भी तो 2 से भाग लगेगा। ओके, बिल्कुल, पी भी संख्या 2 से भाज्य होगा। पी भी क्या होगा, संख्या 2 से भाज्य होगा। अब अगर पी में 2 से भाग लग रहा है, तो अगर P में 2 से भाग लग रहा है तो हम क्या कहेंगे कि P अब बटा में 2। अब भाग अगर लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, तो हम उस रिजल्ट को मान लेते हैं कि K1 आएगा। क्या आएगा? K1। ये जो है भाग देने के बाद K1 आ गया। अब K1 क्या है, तो यहां लिखेंगे कि K1 एक पूर्णांक है। K1 एक पूर्णांक है। क्रॉस गुना करो अब इसका, तो यहां से हो गया P बराबर 2K1। समीकरण मान लेते हैं इसको 2। अब समीकरण 2 से P का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण 2 से P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो मान रखते हैं, यहां से दोनों का मान यहां रखोगे, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह कितना रखोगे, तो 2K1, 2K1 का स्क्वायर और नीचे कितना है 2, तो यहां लिखेंगे 2 बराबर क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 में फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहां लिखेंगे 2K1 का स्क्वायर। अब देखें, तो ये हो गया 2K1 का स्क्वायर। अब आपने कहा कि सर यहाँ पर जो था क्यू स्क्वायर एक क्या था, तो आप कहोगे कि सर क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है। देखिए, क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है, या आप ऐसा करें, इसको इधर करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे कि K1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। K1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो चूंकि आपने कहा कि K1 एक पूर्णांक है, K1 एक पूर्णांक है। अगर K1 एक पूर्णांक है
तो हम कह सकते हैं कि इसलिए k1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अगर k1 का स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसका मतलब k1 का स्क्वायर तभी एक पूर्णांक हो सकता है जब q स्क्वायर में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए q स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है। q स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है। अगर q स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है तो फिर आप कहोगे कि सर q भी 2 से भाग होगा, यानी कि हम लिखेंगे कि q संख्या 2 से भाज्य है या भाज्य होगा। अब q अगर 2 से भाज्य है या q में 2 से भाग लग रहा है तो हम ये लिख सकते हैं कि इसलिए q बटा में 2 बराबर, इस बार हम इसे k2 मान लेते हैं, ये आ गया k2। तो गुना कर लो 2 के साथ, q बराबर होगा 2k2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण फर्स्ट को या समीकरण 2 को और समीकरण नंबर ये मान लो 3, समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखेंगे तो q का एक अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है जो कि कितना है, दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 2 है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है या होता है, स्पष्ट होता है कि संख्या दो p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर 2 जो है संख्या p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो संख्या p और q है ये जो है सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर सह अभाज्य होगा तो उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रहता है। तो अब हम यहाँ से लिख पाएंगे कि अतः p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना या पूर्व परिकल्पना गलत हुआ। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है, तो √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चले, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब इसी प्रकार से और भी नेक्स्ट सवाल कुछ आप बना सकते हैं, जिसके लिए आपके सामने ये सवाल है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से आप ये सिद्ध करोगे कि √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसा पीछे आपको बताया गया है उसी प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है। ये सभी प्रश्न सेम एज इट इज जैसे प्रश्न पीछे वाले सवाल बने हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा साबित किए हैं, उसी प्रकार से बनेगा। तो आप इन सभी सवाल को बैठकर आराम से घर पर करना, ये आपका होमवर्क रहा। तो आज का क्लास जो है आपका यहीं तक रहेगा। मिलते हैं हम आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसके प्रैक्टिस करते रहें और अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे आपसे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे विदा। जय हिंद।